हसन महमूद डिफेक्टिव और स्पाइल गुड्स के हवाले से तीसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता है। ये लेक्चर गुज़िश्ता दोनों लेक्चर्स को कवर करेगा, इसलिए ये एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। यूनिवर्सिटी के पेपर में ये दोनों एक साथ हल करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें, सुने और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें ताकि इस तरह के सवाल आप बआसानी हल कर सकें। आखिर में इस पूरे लेक्चर की समरी बयान की जाएगी, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर सुने। स्पॉइल्ड यूनिट से मुराद ऐसे यूनिट्स होते हैं जिन्हें बड़े फॉल्ट की वजह से ठीक नहीं किया जाता, बल्कि इन खराब यूनिट्स को स्क्रैप डीलर को लागत से भी कम यानी कॉस्ट से भी कम कीमत पर सेल आउट कर दिया जाता है। जबकि डिफेक्टिव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनमें फॉल्ट कम दर्जे का होता है, जिसे मटेरियल, लेबर और FOH के कम अखराजात की वजह से ठीक किया जा सकता है और इन्हें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% परफेक्ट कर दिया जाता है और इन्हें रेगुलर बेसिस पर रेगुलर प्राइसेस पर कस्टमर को सेल आउट किया जाता है। अब मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉस्ट को सेम जॉब को चार्ज करे या होल प्रोडक्शन को चार्ज करें। आमतौर पर जब ये कास्ट रूटीन से हट कर हो या बहुत ज़्यादा हो तो इसे सेम जॉब को चार्ज किया जाता है। जब इन यूनिट्स की कास्ट रूटीन के मुताबिक हो या कम हो तो इस कास्ट को फैक्ट्री में बनाए जाने वाले तमाम यूनिट्स की कास्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस को। सबसे पहले इनिशियल कास्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके बाद स्पॉइल्ड गुड्स और डिफेक्टिव गुड्स की कास्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो सेम जॉब हो या होल प्रोडक्शन में इसे चार्ज किया जा रहा हो। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा और इसकी कास्ट फिनिश गुड्स को चार्ज की जाएगी। फिनिश गुड्स के अकाउंट को भी क्लोज किया जाएगा और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को चार्ज की जाएगी। और सबसे आखिर में स्पॉइल्ड गुड्स को स्क्रैप डीलर को सेल आउट करने की एंट्री की जाएगी और उसके बाद डिफेक्टिव गुड्स जो रिपेयर होने के बाद 100% परफेक्ट हो जाती हैं, उन्हें पहले से परफेक्ट गुड्स के साथ मिला के कस्टमर को रेगुलर प्राइस पर सेल आउट कर दिया जाता है। अब पहले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। इसमें पुराना डाटा लिया गया है सारा। इसमें कॉस्ट अब नॉर्मल होने की वजह से सेम जॉब को चार्ज किया जा रहा है। ये सारा लॉस या कॉस्ट कंपनी ने 210 यूनिट्स बनाए और इन यूनिट्स को बनाने पर टोटल मटेरियल की कॉस्ट 24,000 इनकर की। इसके साथ टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 8,000 थी और फैक्ट्री ओवरहेड इस डायरेक्ट लेबर का 75% चार्ज किया गया। फाइनल इंस्पेक्शन पर 50 यूनिट्स डिफेक्टिव डिक्लेयर किए गए और उन पर फर्दर लेबर की 5,000 की कॉस्ट इनकर हुई और इसके साथ साथ FOH भी इस्तेमाल किया गया और FOH का वो पुराना रेट इस्तेमाल किया गया जो इनिशियल कॉस्ट पर इनकर किया गया था। और इसके साथ साथ 10 यूनिट्स ऐसे थे जिन्हें स्पॉइल्ड यूनिट्स की कैटेगरी में डाला गया, यानी ये यूनिट्स ठीक नहीं हो सकते, इनको रिपेयर नहीं किया गया। इन्हें स्क्रैप डीलर को 1500 में सेल आउट कर दिया गया, यानी इन 10 यूनिट्स को सेल आउट किया गया और टोटल अमाउंट जो रिसीव की है 1500 रुपीज़ रिसीव की है। उसके बाद जो रिमेनिंग परफेक्ट यूनिट्स थे उन्हें 60,000 का सेल आउट किया गया, जिसमें से 90% कैश बेसिस पर है और बाकी 10% क्रेडिट बेसिस पर है। अब यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि कंपनी कस्टमर्स से जितने मर्जी यूनिट्स प्रोड्यूस करने का ऑर्डर रिसीव करे, लेकिन जितने यूनिट्स वो बनाना शुरू करती है उन्हीं की कॉस्ट से आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो। यहाँ पर मटेरियल 24,000 का इनकर हुआ, पेरोल के अकाउंट में आपने 8,000 पे किया और FOH 8,000 का 75% 6,000 बना। इन तीनों को आपने चार्ज किया वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को। इसके बाद हम सीक्वेंस के एतबार से डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। पेरोल के मद में डायरेक्ट लेबर को आपने 5,000 पे किए थे और 5,000 का 75% फैक्ट्री ओवरहेड के सिलसिले में चार्ज किया। इन दोनों को प्लस किया तो इसे भी आप वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को चार्ज कर देंगे। सेम जॉब में जब आप एडिशनल कॉस्ट इनकर करते हो रिपेयर करने के लिए तो ये सारी कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को चार्ज की जाती है। इसके बाद सीक्वेंस के एतबार से स्पॉइल्ड यूनिट्स की ट्रीटमेंट को देखेंगे। स्पॉइल्ड यूनिट्स
वेस्टेड यूनिट्स होते हैं, इनकी वजह से आपका वर्क इन प्रोसेस कम होता है, इसलिए वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट किया गया और स्पॉइल्ड गुड्स के अकाउंट को डेबिट किया गया। इसके बाद हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्लोज करेंगे। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट पहले 38,000 से डेबिट हुआ था, बाद में डिफेक्टिव गुड्स की वजह से 8,750 रुपीज से फर्दर डेबिट हुआ और स्पॉइल्ड गुड्स की वजह से 1,500 की वजह से ये अकाउंट क्रेडिट हुआ। इस तरह वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में नेट अमाउंट 45,250 रुपीज आई और ये कॉस्ट चार्ज कर दी गई फिनिश गुड्स के अकाउंट को। यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्लोज हो गया। फिनिश गुड्स के अकाउंट को भी क्लोज करेंगे और ये कॉस्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को चार्ज कर देंगे। इसके बाद हम स्पॉइल्ड गुड्स को सेल करने की एंट्री करेंगे। स्पॉइल्ड गुड्स सेल आउट हो रही हैं, ये आपका लॉस कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको क्रेडिट कर रहे हैं और इसके बदले में आप कैश रिसीव कर रहे हैं, इसलिए कैश के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। नेक्स्ट रेगुलर सेल की एंट्री करेंगे। सेल्स आपको पता ही है क्रेडिट होती है, जिसमें से 90% कैश बेसिस पर है और 10% आपकी क्रेडिट बेस पर है, इसलिए कस्टमर अकाउंट 6,000 से डेबिट हो गया। इसके बाद हम पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे। पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो अमाउंट ट्रांसफर की गई थी उसे नेट यूनिट्स पर डिवाइड किया जाएगा। नेट यूनिट्स आपके 200 बनते हैं। 210 यूनिट्स बनाना शुरू किए थे, इसमें से 10 यूनिट्स स्पॉइल्ड हो गए, लॉस्ट हो गए, इसलिए इन्हें माइनस किया गया, रिमेनिंग यूनिट्स 200 बने। इसे 45,250 पे डिवाइड किया तो आपकी पर यूनिट कास्ट 226 रुपीज बनी। और आखिर में देखिए स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट पहले डेबिट हुआ और बाद में सेकंड लास्ट एंट्री में ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें डिफेक्टिव गुड्स पर एडिशनल कॉस्ट और स्पॉइल्ड गुड्स के लॉस को नॉर्मल ट्रीट किया गया और इसे होल प्रोडक्शन को या फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को चार्ज किया गया। क्वेश्चन वही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इस लिहाज से पहली एंट्री में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि इनिशियल कॉस्ट रिकॉर्ड की जा रही है। उसके बाद दूसरी एंट्री में यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आएगी। आपने 5,000 की पे रोल की अमाउंट लेबरर्स को पे की थी, उसका 75% अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज किया, इन दोनों को मिलाया और इसे फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को चार्ज कर दिया। क्योंकि डिफेक्टिव यूनिट्स को रिपेयर करने की ये कॉस्ट हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को डेबिट किया गया। स्पॉइल्ड गुड्स को एज सेकंड स्क्रैप डीलर को सेल किया जाता है, इस वजह से वर्क इन प्रोसेस में कमी होती है, इसलिए वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और यहाँ पर 1,809 रुपीज़ इस अकाउंट को क्रेडिट किया गया। अब इसकी सपोर्टिंग कैलकुलेशंस को देखते हैं कि अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई है। मटेरियल की आपको 24,000 की टोटल कास्ट दी गई थी, जिसे 210 यूनिट्स पे डिवाइड किया गया, तो आपके पास मटेरियल की पर यूनिट कास्ट आई। इसे 10 स्पॉइल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1,142 रुपीज़ की अमाउंट आई। इसी तरह लेबर की अमाउंट 8,000 थी, इसे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी 210 यूनिट्स पे डिवाइड किया गया तो इसकी पर यूनिट कास्ट 38.10 आई। इसे भी 10 स्पॉइल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई किया गया तो आपके पास 381 रुपीज़ की अमाउंट आई। फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि 75% है लेबर की कॉस्ट का, इसलिए हम डायरेक्ट इसे 381 रुपीज़ की अमाउंट को अगर हम डायरेक्ट 75% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से 286 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। अब जब इन तीनों कॉस्ट को इकट्ठा किया गया तो ये नेट अमाउंट 1,809 रुपीज़ बनी। अब इस अमाउंट में से 1,500 की अमाउंट स्पॉइल्ड गुड्स के अकाउंट को चार्ज की गई और रिमेनिंग अमाउंट 309 रुपीज़ की फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को चार्ज कर दी गई। इसके बाद हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्लोज करेंगे। वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में पहले 38,000 की अमाउंट डेबिट हुई, बाद में 1,809 रुपीज़ की अमाउंट क्रेडिट हुई, इसलिए वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट 36,191 रुपीज़ आई और इसे फिनिश गुड्स के अकाउंट को चार्ज कर दिया गया और उसके बाद फिनिश गुड्स के अकाउंट को भी क्लोज किया गया
और ये अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। उसके बाद स्पॉइल्ड गुड्स को सेल करने की एंट्री की गई। कैश आप रिसीव कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये अकाउंट डेबिट हो गया। और उसके बाद सबसे आखिर में सेल्स की एंट्री की गई जिसमें परफेक्ट यूनिट्स जो कि 200 थे उन्हें कैश और क्रेडिट बेस पर सेल आउट करने की एंट्री की गई। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र की थी उसे 200 यूनिट्स पर डिवाइड किया तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट 181 रुपीज़ की आई। इसके बाद हम लेक्चर की समरी बयान करते हैं जिसमें सेम जॉब को चार्ज की जाने वाली एंट्रीज और फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज की जाने वाली एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस देखेंगे। पहली एंट्री देखिए, चाहे सेम जॉब हो या फैक्ट्री ओवरहेड को आप चार्ज कर रहे हैं, दोनों सूरतों में पहली एंट्री सेम रहती है। जबकि दूसरी एंट्री में जब आप एडिशनल कॉस्ट सेम जॉब में चार्ज करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब आप फैक्ट्री ओवरहेड में एडिशनल कॉस्ट चार्ज करते हैं तो वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। क्रेडिट होने वाले दोनों अकाउंट्स में कोई तब्दीली नहीं है, चेंज है तो सिर्फ डेबिट वाले अकाउंट वाली साइड पर है। इसके बाद स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट या लॉस को रिकॉर्ड किया गया तो देखिए यहाँ पर स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट दोनों सूरतों में डेबिट हुआ और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट दोनों सूरतों में क्रेडिट हुआ। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट एक इजाफी अकाउंट है जिसे फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करने की वजह से शामिल किया गया है। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्लोज करने की एंट्रीज सेम है, दोनों जानिब फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ अमाउंट का है। और इसी तरह स्पॉइल्ड गुड्स को सेल आउट करने की जो एंट्री होगी वो दोनों सूरतों में सेम होगी। दोनों सूरतों में कैश डेबिट हो रहा है और स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी अकाउंट भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। इसके बाद जब आप कैश और क्रेडिट बेसिस पर चीज़ें सेल आउट करते हैं तो उनकी एंट्री भी सेम आती है। पर यूनिट कास्ट इस तरह देखिए आप, ये भी कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम रहेगा। टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।